हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आराध्या एजुकेशन एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज आपको प्रैक्टिस सेट 7 सॉल्व कराएंगे। पहला प्रश्न दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो फ्रेंड्स, दिया गया है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश का संबंध इसमें जामा मस्जिद बदायूं से है, तो इसका हम तीसरे से मिला देंगे। सिकंदर लोदी, इसका जो है सिकंदर लोदी आगरा सिटी से है, तो इसको हम इससे मिला देंगे। अकबर जो है, अकबर फतेहपुर सीकरी से है, इसको इससे मिला देंगे। और फिरोज शाह तुगलक, इसको हम जौनपुर सिटी से मिला देंगे। तो इस प्रकार देखा जाए मित्र, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आ रहा है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों से नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट सेकंड दी गई है, इसमें बताया गया है रणथंभौर, इसका किससे संबंध होगा? ये जो है हमीर देव, इसको जो है ये हमीर देव संबंधित है। और चित्तौड़ जो है, कौन सा? चित्तौड़ राणा रतन सिंह, चित्तौड़ के राजा थे ना ये। और इस प्रकार से देवगिर राजा राय रामचंद्र से मिला देंगे। और गुजरात का हम कर्णदेव से मिला देंगे। इस प्रकार से फिर फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिए, ए का जो 3 से मिलाया गया है और बी का जो है वो 4 से मिलाया गया है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंडवर्धन भक्ति अवस्थित थी, तो कहाँ स्थित थी? उत्तर बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, असम में। तो ये स्थित थी उत्तर बंगाल में, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? शतानीक, उदयन, बोधि, निकच्छु। तो ये जो है उदयन के राज्यकाल में आए थे, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है, कहाँ है? राखीगढ़ी में, या धौलावीरा में, या कालीबंगा में, या लोथल में। तो भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल जो है वो राखीगढ़ी में है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स है आगे, इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया, किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने, ए दलाल ने, सुभाष चंद्र बोस ने, लाल बहादुर शास्त्री ने। तो ये जो सुभाष चंद्र बोस है ना, इसने नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था? वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुख बंद कर, कुछ इधर छूट रहा है, ठीक है, हम क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? किसने आदेशित किया था? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसमें जो है जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इन्होंने आदेशित किया था, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नोविन्सन जुड़े थे, किस आंदोलन से जुड़े थे? असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से। तो ये जो है स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे, इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट हम 9 नंबर क्वेश्चन आते हैं। दिया गया है क्वेश्चन, निम्नलिखित
में से कौन एक 19वीं सदी के पूर्वार्ध उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा था? तो राजा राम मोहन राय, माइकल मधुसूदन दत्त, राधाकांत देव, हेनरी विलियम डिरोजियो। तो इसका फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हम 9 पढ़ रहे हैं। ये जो इस प्रकार से दिया गया है, इसमें जो हेनरी विलियम डिरोजियो हैं, इन्होंने इसके पीछे प्रेरणा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नेता उग्रवादी नहीं था? बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, WC बनर्जी, उक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, जो WC बनर्जी थे ये उग्रवादी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बताया गया भूगर्भ जल संधि जोड़ती है, किसको जोड़ती है? बाल्टिक सागर एवं बोथनिया की खाड़ी को, या बिस्के की खाड़ी एवं इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को, सोल्टिक सागर एवं आयरिश सागर को, किसको जोड़ती है? तो इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, अंध महाद्वीप किससे मिला दिया जाएगा? वन सेकेंड फ्रेंड्स। हाँ, तो इसका जो है इसको हम मिलाते हैं अफ्रीका से, और जो विश्व की छत है इसको हम मिला देंगे पामीर से, ठीक है ना। हजारों झीलों का देश जो है उसको हम मिला देंगे फिनलैंड से। मोतियों का द्वीप जो है वो कहाँ से है? आपको एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, बहरीन से। इस प्रकार से तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? गोदावरी नदी पर, महानदी पर, पेन्नार पर, दामोदर नदी पर। तो हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है? ध्यान दीजिए, महानदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूपी अरावली से प्रभावित नहीं होता। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो नीचे दिए गए कूट से हमें करना है, स्क्रॉप करते हैं फ्रेंड्स ऊपर की ओर, हम इसको इस प्रकार से, इसके कूट दिए गए हैं नीचे। क्वेश्चन नंबर हम 14 की बात कर रहे थे। अब कूट दिया गया है, कहता है A, B और C सही है, या फिर B, C और D सही है, केवल C और D सही है, केवल A और D सही है। तो इसका ऑप्शन जो है D सही हो जाएगा, केवल A और D सही है, यानी कि ये वाला सही, A और D सही है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। कहता है 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम यौन अनुपात है? चंडीगढ़ में है, दमन एवं दीप में है, 15 नंबर की बात कर रहे हैं, दादरा एवं नगर हवेली में है, दिल्ली में। तो 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बताया जा रहा है, तो इसमें दमन एवं दीव में है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है, किस नीति को? वैश्वीकरण की नीति को, उदारीकरण की नीति को, निजीकरण की नीति को, उपरोक्त सभी को। तो इसमें सभी को बढ़ावा देना है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं।
इस प्रकार से कहता है भारत में इनाम, 70 नंबर क्वेश्चन ये है मित्र, भारत में इनाम यानी ई राष्ट्रीय कृषि बाजार लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2017 में। तो 2016 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। इस प्रकार से फसल का नाम दिया गया है, बीमारी का नाम दिया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो गन्ना में कौन सा रोग लगता है, यानी कौन सी बीमारी होती है? ध्यान दीजिए, गन्ना में रेड रॉट रोग लगता है, रेड रॉट, ठीक है ना। और धान में कौन सा लगता है? धान में खैरा रोग लगता है, खैरा, जिसे हम लोग गांव में कहते हैं खारा लग गया है। तो जिंक और सल्फेट ये सब इस प्रकार के जो है पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। और जो अरहर है, अरहर में कौन सा रोग लगता है? अरहर में लगता है विल्ट रोग। अरहर में कौन सा लगता है? विल्ट यानी कि उकठा रोग, समझते होंगे आप लोग। आलू में कौन सा रोग लगता है? सीधी सी बात है, आलू जब फसल कुछ बड़ी हो जाती है तो आलू झुलस जाता है, तो इसको हम झुलसा कहते हैं। तो आलू में झुलसा रोग लगता है, इस प्रकार से। तो इसका ऑप्शन नंबर अब मैच करा चुके हैं कि ए में बी, ए मतलब ए दूसरे से मिलता है और बी तीसरे से मिलता है। तो हम इसमें चेक करते हैं, इसमें जो पहला वाला ए वाला है वो दूसरे से किससे मिल रहा है? देखो इसमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 19 नंबर। इसमें कहता है निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ कौन पाता है? साहूकार पाता है, ऋणी पाता है, बचत खाता अकाउंट रखने वाला पाता है, राजकीय पेंशनर पाता है। तो इसमें जो ऋणी होता है वो सर्वाधिक लाभ पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कर सुधारों का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कर अनुपालन में सुधार करना, कर आधार को विस्तृत करना, सीमा शुल्क की दरों की बहुलता में कमी करना, कुल कर राजस्व में अप्रत्यक्ष करों के हिस्से में वृद्धि करने के उपाय को सुझाना। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो इसमें जो ये वाला ऑप्शन है ना, डी वाला, ये बिल्कुल सही नहीं है। कहता है कुल कर राजस्व में अप्रत्यक्ष करों के हिस्से में वृद्धि करने के उपायों को सुझाना। ऐसा नहीं, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, इसको हम ऊपर थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। इस प्रकार से बताया गया। भारत में 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। चलो हम पढ़े दे रहे हैं। कहता है भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोर्ट नहीं है। नंबर बी ऑप्शन है, स्थानीय निकायों के 30% स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित हैं। स्थानीय शासन के लिए वित्त का उपबंध का आयोग करता है। स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन का निर्धारण एक आयोग करता है। तो ध्यान दीजिए, इसका जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पहला वाला ही सही है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष किया जाता है, क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है या चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है या नियुक्त किया जाता है? लोकसभा का अध्यक्ष की यानी लोकसभा के अध्यक्ष की बात हो रही है, तो चयनित किया जाता है। क्या किया जाता है? चयनित, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कहता है संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ किसे माना जाता है? संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ किसे माना जाता है? C.F. स्ट्रॉन्ग को, H. फाइनर को, K.C. हियर को, A.H. ब्रिज को। तो इसको जो है K.C. हियर को संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 24 की बात करेंगे। भारतीय संविधान मान्यता देता है, किसकी मान्यता देता है, किसको देता है? केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक भाषाई और नजातीय अल्पसंख्यकों को। तो इसमें धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सॉरी सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन इधर लिखा हुआ है, ऑप्शन इसके आगे दिए गए हैं। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? इसके ऑप्शन इधर दिए गए हैं। ये भारत के अनेक धर्म हैं, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? ध्यान दीजिए, इसका जो डी ऑप्शन है ना, ये वाला, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ये बिल्कुल सही है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। इसमें कुछ बताया गया, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिए, विटामिन ए से क्या होता है? रतौंधी, बिल्कुल सही है। अच्छा, और B3 से पेलाग्रा होता है, बिल्कुल सही है। और विटामिन डी से वर्णांधता, विटामिन डी से वर्णांधता नहीं होती। अच्छा, ये बिल्कुल गलत है। और फोलिक एसिड से रक्ताल्पता, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अब आपको बता भी दें, विटामिन डी की कमी से होता कौन सा रोग है? सूखा रोग होता है, रिकेट्स होता है। कौन सा रोग होता है? सूखा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे। कहता है एनोस्मिया कहते हैं, एनोस्मिया किसे कहते हैं? स्वाद संवेदना की कमी को, घ्राण संवेदना की कमी को, स्पर्श संवेदना की कमी को, ऊष्मा संवेदना की कमी को। तो बताएं फ्रेंड्स आप, एनोस्मिया सुना होगा ना आपने? अच्छा, कुछ इसके बारे में हम बता देते हैं। इसमें जो घ्राण संवेदना की कमी से है ना, कमी को एनोस्मिया कहते हैं। ध्यान दीजिए, घ्राण संवेदना की कमी को चिकित्सा विज्ञान में क्या कहते हैं? एनोस्मिया कहते हैं, यानी एनोस्मिया नामक बीमारी के नाम से इसे जाना जाता है। एनोस्मिया एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका हिंदी रूपांतरण क्या है? अघ्राणता, अघ्राणता या गंध अग्राह्यता होगा, ठीक है ना। इस बीमारी में मनुष्य के सूंघने की शक्ति का धीरे धीरे इलाज ना होने के अभाव में पूर्णतः नाश हो जाता है। ये फ्रेंड्स एनोस्मिया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28 पे। बताया गया निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्रण धातुओं का है? तांबे के मिश्रण धातुओं का है। पीतल एवं इनवार, कांसा एवं नाइक्रोम, पीतल एवं कांसा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 28 की हम बात कर रहे हैं, तो जो पीतल एवं कांसा है ना, ये जो है सही है ऑप्शन। हम क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर रहे हैं। अब यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है, तो नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो स्थिर रहेगा, ऊपर उठेगा, अपरिवर्तित रहेगा, नीचे डूब जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है 29 नंबर। तो ध्यान दीजिए, इसका जो है ये जहाज होता है ना, वो ऊपर उठेगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, आप जानते हो ऊपर क्यों उठेगा? इसका रीजन बता दें? अच्छा, तो ध्यान दीजिए, नदी के जल की अपेक्षा समुद्री जल का जो घनत्व है ना, वो अधिक होता है। अतः समुद्र में क्या जहाज को जल विस्थापित करता है और उसका ऊर्ध्व दबाव अधिक होता है, जिससे जहाज क्या हो जाएगा?
ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठ जाएगा। हम तहाँ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 30 पे। कहता है हवाओं की ऊर्जा होती है। हवाओं की ऊर्जा क्या होती है? केवल स्थितिज ऊर्जा होती है, केवल गतिज ऊर्जा होती है, वैद्युत ऊर्जा होती है, या फिर स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती हैं? हवाओं की ऊर्जा बात की जा रही है, तो हवाओं की जो ऊर्जा है केवल कौन सी होती है? गतिज ऊर्जा। क्योंकि हवाएं जब चलती हैं उसमें गति होती है ना, तो उसमें जो है गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है। कहते हैं 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो जाती है। तो हमें मूल संख्या ज्ञात करना है। पिछले 2 सेटों में ऐसे प्रश्न आ चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो कहो तो बता दें, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। सीधी सी बात है, इसमें बताया गया। कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं इसको हम बता ही देते हैं, ध्यान दीजिए। हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 31 की। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इकाई का अंक x और दहाई का अंक x और जो है इकाई का अंक y मान लेते हैं। और एक x मतलब x मान लिए, दूसरा हम क्या मान लिए? y मान लिए, ठीक है ना। तो कहता है दोनों का योग कितना है? 12 है। तो x प्लस y बराबर हम क्या कर देंगे? 12। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है ना। दोनों अंकों की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी? 10x प्लस y हो जाएगी। कैसे कहता है? अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाएं। आपस में हम परिवर्तित कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। जो 2 अंकों की संख्या है ना वो कितनी हो जाएगी? 10x प्लस 1 तो y हो जाएगी। और तो ये संख्या ऐसे की है, 2 अंकों की ये संख्या है। अगर इसको आपस में आप परिवर्तित करते हैं, क्या करने पर? परिवर्तित करने पर क्या हो जाएगा? 10y हो जाएगा और प्लस x हो जाएगा। अब हम प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या कहता है इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम इसको स्क्रॉल कर देंगे तो इरेज कर देंगे, ध्यान दीजिए। तो प्रश्न क्या कहता है इसको समझिएगा। प्रश्न कहता है, हाँ अब प्रश्नानुसार हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्न में ये बता रहा है कि जो संख्याएं हैं वो कैसी, जैसे परिवर्तित संख्या 10y और प्लस जो x है ना वो बराबर 10x प्लस y प्लस 18 के हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा है 10x, एक में फिर से बताते हैं। 10y प्लस x बराबर 10x और प्लस y प्लस 18। इसको सॉल्व कर लीजिए। जब सॉल्व करेंगे हम तो पक्षांतर करके इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 9y माइनस 9x बराबर 18 आ जाएगा। दोनों से हम 9 कॉमन ले लेंगे, बचेगा हमारा क्या? x माइनस y, और इधर से डिवाइड में इंटू में था, इसे डिवाइड में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। ये माइनस का 18 हो गया था तो हो जाएगा माइनस का 2। इसको समीकरण संख्या हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ लेंगे। समीकरण 1 क्या था आपका? x प्लस वाई बराबर 12 था, और इसमें क्या आया है? तो इसमें समीकरण हमारा एक था x, क्या था समीकरण? x प्लस वाई बराबर 12 था, और दूसरा हमारा क्या है? x माइनस वाई बराबर माइनस 2 आया है। x प्लस वाई बराबर 12 और x माइनस वाई बराबर माइनस 2, इस प्रकार से आया है ना। अच्छा, इसको हम जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो ये y वाला तो कट जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम x प्लस वाई जोड़ लेते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 7 आ जाएगा। इस प्रकार से जो संख्या मूल संख्या हमारी आ जाएगी, वो मूल संख्या कैसे निकालेंगे? 10x प्लस वाई से। तो मूल संख्या जो हमारी है वो 10
एक्स प्लस वाई थी ना, उसके बाद में उसको परिवर्तित किया गया था। तो इसमें हम क्या करेंगे, 10 और गुणे वाई, इसके जो है क्या निकाले हो, एक्स की वैल्यू 5 निकाले हो, प्लस वाई की वैल्यू 7 निकाले हो। इसको हम क्या कर देंगे, 10 × 5 = 50, 50 प्लस 7 बराबर कितनी हो जाएगी, 57, यानी कि संख्या में कितनी आ गई, 57 आ गई। इस प्रकार से फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 57 डी पर दिया गया है, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32 पे। इस प्रकार से दिया गया है। अच्छा 32 क्वेश्चन है ये वाला। कहता है यदि ए का 20% बराबर बी, तो बी का 20% इनमें से किसके बराबर है। अच्छा तो ध्यान दीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया है। इसको हम बताए दे रहे हैं कैसे, ए का 20% बी हो जाएगा, तो फिर हम निकाल लेंगे ए का 20%, ठीक है। तो ए का जब 20% निकालते हैं, सॉल्व कर दिया जाए क्या क्वेश्चन नंबर 32, इसको हम सॉल्व कर चुके हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि ए का 4% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13.69 का वर्गमूल है। 1300 यानी कि 69 का वर्गमूल कितना होगा, दशमलव लगा देंगे, तो 13.69 यानी 69 का वर्गमूल कितना होगा, इसको हम बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। 13.69 लिखा हुआ है, इसका निकालना हमें क्या है, वर्गमूल निकालना है। तो 3 बार लगाते हैं तो 9 आता है, और प्लस इसको इस प्रकार से ऐड कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए कितना बचेगा, 4 बचेगा, उतारेंगे हम 6 9, ठीक है। अब चूंकि दशमलव में यहाँ पे था, दशमलव लगा लेंगे, फिर हम लगाएंगे 7 बार लग जाएगा, 7 सत्ती 49, 7 छंग 49 का 9, 7 छंग 42, 42 4 46, पूरा ये कट जाएगा ना, तो यानी कि 3.7 आ गया। कितना इसका वर्गमूल है, इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 3.7, कहीं पर है कि नहीं है, ये पहला ही है, इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 81 परिणामों का औसत 54 है, यदि प्रथम 59 परिणामों का औसत 52 है और अंतिम 21 परिणामों का औसत 60 है, तो 60वें परिणाम का औसत, 60वें परिणाम की गणना करना है। अच्छा इसको भी सॉल्व करने पर कितना, 81 परिणामों का कुल योग कितना हो जाएगा, 81 गुणे 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 81 गुणे 54, यानी कि 81 जो है परिणाम का कुल योग 81 गुणे 54 कितना आ जाएगा, 4375, 74 आ जाएगा, ठीक है। अब 59 परिणामों का कुल है वो निकालो, तो 59 का कितना हो जाएगा, 59 गुणे 52 था, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3068 हो जाएगा। अच्छा अब हमें अंतिम 21 परिणामों का कुल योग निकालना है, तो अंतिम जो है 21 परिणामों का कुल योग निकालेंगे, कितना हो जाएगा वो, 21 गुणे 60। अच्छा कितना जाएगा, 21 126, 126 यानी कि 1260 हो गया। अच्छा 60वें परिणाम में क्या हो जाएगा, 60वें परिणाम, तो उसमें हमें निकालना 60वें का ही था, तो 43 जो निकला था हमारा कितना, 74, इसमें से घटा देंगे कितना, 3068 घटा देंगे, 3068 जब घटा देंगे तो कितना बचेगा, और उसमें से भी क्या घटाएंगे, जो हमारा ये लास्ट में आया था अंतिम 21वें परिणाम का कुल योग, वो कितना आया था, 1260 आया था, इसको भी घटा देंगे, तो घटाएं कितना बचेगा हमारा, सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा, 46 बचेगा। तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। 46 किसी में आ रहा है, ध्यान देते हैं, देख लीजिएगा।
ये सी ऑप्शन सही है इसका, 46 इसमें आ रहा है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं 35 पे। इसमें बताया जा रहा है 7 की पावर 65 दिया है, इंटू 6 की पावर 41 दिया है, इंटू 3 की पावर 57 दिया है, में इकाई का अंक होगा। कहता है इकाई का अंक होगा। इकाई का अंक क्या होगा? ध्यान दीजिए, प्रत्येक घात में 4 से भाग करके जो शेषफल की घात के रूप में लिखते हैं तो क्या आता है 7 गुणे 6 गुणे 3 आता है। तो 42 तियाँ कितना हो जाएगा 126। तो 126 में लास्ट में क्या आता है 6 आता है ना, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स, 35-36 पे आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद थे? कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद थे? अच्छा, तो आपके लिए सामने ऑप्शन दिए गए हैं प्रभा, सरस्वती, विशाल भारत और हिंदी प्रदीप। किसके संपादक थे महावीर प्रसाद? क्वेश्चन नंबर 36 है आपके सामने, सरस्वती के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूर के ढोल सुहावने लगना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताना है। अच्छा, तो परनिंदा अच्छी लगना, अनदेखी वस्तु भाना, कानों सुनी बातों पर विश्वास करना, ढोल की धुन दूर से ही अच्छी सुनाई पड़ती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अनदेखी वस्तु भाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मालिक, कहार, पाठक, योगिनी। स्त्रीलिंग पूछ रहा है तो स्त्रीलिंग आपको साफ साफ दिख रहा होगा। जो योगिनी है ना, योगी की योगिनी, ये जो है स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए हौसलाए वाक्य में की त्रुटि का आधार पहचानना है। कारक, वचन, विशेषण और लिंग। तो कारक है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नैसर्गिक का विलोम क्या है? प्राकृतिक है, अप्राकृतिक है, अस्वाभाविक है, कृत्रिम है। तो इसका विलोम क्या है? इसका विलोम जो है वो कृत्रिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पैराग्राफ दिया गया है, इस प्रकार से इसको हम पढ़ते हैं, स्क्रॉप कर लेते हैं और उसके बाद जो है 41 नंबर क्वेश्चन आता है यहाँ से कुछ, और जो कुछ क्रॉप हो गया है सही से नहीं दिख रहा है। तो ये 41 नंबर क्वेश्चन हम आपको पढ़े दे रहे हैं फिर से। कहता है दिस पैसेज इज अबाउट, लिखा था यहाँ पे दिस पैसेज इज अबाउट। तो यह पैसेज जो है इस पैसेज के बारे में कौन सा ऑप्शन इसका सही है? तो दिस पैसेज इज अबाउट ऑप्शन दिया गया है हेमा दास, गौरी शंकर रॉय, सैमुअल हस्क्यू और लिखा है कंदुली मेरिट। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही है यह आपको बताना है। 41 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, हिमा के विषय में बताया गया है, यानी कि हिमा दास उत्तर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सेलेक्ट द सेंटेंस इन विच द आर्टिकल हैज़ बीन रॉन्गली यूज्ड। अच्छा, तो इसका ही इज़ अ MA, हाँ MA नहीं,
एम ए, यानी कि क्या हो जाएगा इसमें INMA होता है ना। आर्टिकल बताना है तो कि ध्यान दीजिए, इसको हम थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं। जो लिखा है MA लिखा है, तो MA का मतलब M को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे हिंदी में लिखते हैं M, ऐसे लिखते हैं ना। जो A आया है ना, ये जो है हिंदी के किससे शुरू है, ये स्वर से शुरू है ना। तो इसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करेंगे एन का, इसमें चूँकि प्रयोग किसका है, ए का प्रयोग है। तो ये ऑप्शन पहले वाला जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि ये रॉन्ग यूज्ड है इसमें, है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्लीट द सेंटेंस ही हैज़ नो मनी नाउ। अच्छा, इसमें कहता है सेंटेंस हमको कंप्लीट करना है जैसा कि पैसेज में दिया गया था। तो पैसेज पढ़ोगे तो इसका सेंटेंस आपका अपने मन से आ जाएगा। इसका सेंटेंस आता है, ऑप्शन नंबर इसका 20 से हो जाएगा। ही हैज़ अ मनी नाउ एज ही हैज़ गिवन अप ऑल दिस वेल्थ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट रिपोर्टेड फ्रॉम द ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। अच्छा, माई फ्रेंड सेड, काम में नोट करना दिया गया और क्या कहता है, यू मस्ट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट। सीधी सी बात है, एक्टिव एंड पैसिव डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन प्रत्येक सेट में आया है। आपको हम सॉल्व कराएं, बताया गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कोई ना कोई इससे से आता ही है। माई फ्रेंड सेड, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका जो है सबसे पहले हम देखते हैं, माई फ्रेंड सेड यू मस्ट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट। अच्छा, तो हम ऑप्शन इसका देख चुके हैं। इसमें लिखा है माई फ्रेंड इंसिस्टेड दैट आई मस्ट एक्सेप्ट दैट गिफ्ट। इसका ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन दिया गया है, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट द व्हिच ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंसेस इन एक्टिव पैसिव वॉइस। कहता ही ओपन्स द डोर, ही ओपन्स द डोर। तो ध्यान दीजिए 45 की बात कर रहे हैं। ही ओपन, क्योंकि दिया गया जो सेंटेंस है ना वो प्रेजेंट किसमें है, ही ओपन्स, इसमें एस एस का प्रयोग हुआ है ना, ओपन्स में एस एस का प्रयोग है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अतः इसका जो है पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा वो आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इज एम आर का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके पहले बाई, फिर ऑब्जेक्ट। सीधे सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, तो कैसे सही क्या हो जाएगा, तो द डोर इज ओपनड बाई हिम, क्या हो जाएगा, ये जो पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे ना तो द डोर हो जाएगा, और इसका भी ऑप्शन सही है, इज ओपनड, ओपन था इसका सेकेंड फॉर्म लगाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, ओपन, थर्ड फॉर्म ओपन हो जाएगा, और बाई हिम, ही क्या लगेगा, हिम, नहीं बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 46 नंबर, इसको हम स्क्रॉप कर लेते हैं थोड़ा। अच्छा, निर्देश दिए गए कथनों को सत्य मानिए, भले ही वे सामान्यतः मान्य तथ्यों के भिन्न प्रतीत होते हों, और उनके आधार पर तय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। कथन, सभी ड्रेस कपड़े हैं, सभी कपड़े धागे हैं। अच्छा, निष्कर्ष क्या इसमें दिया है, कथन वो था सभी ड्रेस धागे हैं, सभी धागे कपड़े हैं। अच्छा, बिल्कुल सही है। तो ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा दिमाग लगाइएगा। तो इसका जो है जो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, निष्कर्ष जो एक है ना वो सभी ड्रेस धागे हैं, बिल्कुल सही बात है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 47 पे। यदि किसी कोड भाषा में इंक्लूड को इतना इतना के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और रिवर्ट को इतना इतना के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो ड्राइवर को उसी कोड में कैसे लिखा जाएगा। अच्छा, इसका ऑप्शन दिया गया है आपको, हम सभी जो है सेट में आया है क्वेश्चन इसको बताया गया है। इसका ऑप्शन इधर भी दिया था 21, 53, 43, और ये दिया था 25, 13, 42, फिर इसका जो है 47 के बाद जो इसका ऑप्शन, 4 ऑप्शन इसके दिए नहीं गए हैं, इसमें वो कुछ पीडी बनाने में कुछ मिस्टेक हो गया है। तो ध्यान दीजिए, इसका जो है ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, जो ड्राइवर को क्या लिखा जा सकता है, तो ड्राइवर को
इसमें डी ऑप्शन सही था, मतलब जैसे कि हम आपको बताते हैं, ड्राइवर को लिखा जाएगा 234153, 234153 लिखा जाएगा उसी कोड में, ठीक है ना। यानी इसका ऑप्शन था नहीं, लेकिन डी ऑप्शन इसमें सही था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पे। अच्छा, जो इस प्रकार से दिया गया है, ध्यान दीजिए। नीचे दिए गए प्रश्न में ए और बी दो कथन दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों के सामान्य कारण हो सकते हैं, परिणाम हो सकते हैं। इनमें से एक कथन दूसरे कथन का परिणाम हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़िए और तय कीजिए कि निम्न लिखित में से किस उत्तर का चुनाव इन दोनों कथनों के बीच सही संबंध बताता है। इस प्रकार से उत्तर दिए गए हैं। पिछले 4 सालों में साक्षरता दर से वृद्धि हुई है। जिला प्रशासन ने पिछले 5 सालों से शिक्षण से जुड़े कर्मचारियों के ट्रेनिंग तथा कुशलता पर पर्याप्त ध्यान दिया है। अच्छा, तो इसमें से आपको जो है सही उत्तर चुनना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका जो है बी सही है। जो कथन बी है, बी का कारण है, और कथन ए का उसका क्या है, ये परिणाम है। सीधी सा बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि पहले शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। जैसे लोहा है तो लोहा का प्रतीक क्या होता है, Fe होता है। तो चांदी का प्रतीक क्या होता है, सीधी सी बात है Ag होता है। 49 का सी ऑप्शन से हो जाएगा, क्या होता है, Ag होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिए गए प्रश्नों में विभिन्न तत्वों के मध्य संबंध को दर्शाया गया है। दिए गए चयन कथनों के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। कुछ इस प्रकार से दिया गया है। कथन पढ़ना है आपको, फिर निष्कर्ष पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। तो 50 का जो है आंसर नंबर सी सही है। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट, ना ही अनुसरण, ना ही सेकंड अनुसरण करता है। अच्छा, तो इस प्रकार से आपके 50 क्वेश्चन हो गए ये। तो फ्रेंड्स, आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मुझे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।